सहेलियां निधि अपनी सहेली प्रीति और सोनम के साथ एक पार्क में खेल रही थी। तभी निधि झूले से गिर जाती है और उसके माथे पर थोड़ी सी चोट आ जाती है। आह आह, अरे तू ठीक तो है ना पागल? आराम से झूलती तो चोट नहीं लगती। अरे कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाएगी। तुम दोनों सहेलियां मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। थैंक गॉड कि मुझे इतनी अच्छी बेस्ट फ्रेंड्स मिली। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, अब मुझे बहुत भूख लग रही है सोनम। तेरी मम्मी आलू के पराठे बड़े ही अच्छे बनाती है। हमें अपने घर ले चल और आंटी के हाथ के पराठे खिला दे। हाँ हाँ तो चलो ना, मैंने कब मना किया है। वो दोनों उनके घर आती हैं जहाँ सोनम की माँ उन्हें बहुत प्यार करती है और गरम गरम आलू के पराठे अपने हाथों से बनाकर उन्हें खिलाती है। तभी निधि की माँ शालिनी उनके घर आती है, जो कि बहुत ही अमीर और घमंडी होती है। वो निधि से कहती है, निधि बेटा, तुम इन गरीबों के घर क्या कर रही हो? ये लोग गरीब हैं, कितनी गंदगी में रहते हैं। कहीं तुम्हें अजीब खाना बनाकर खिला दिया तो फिर तो तुम बीमार हो जाओगी। ये सब चाहते ही यही है कि अमीरों के बच्चे बीमार पड़े रहें। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आंटी तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। इनके हाथों के आलू के पराठे खाओगी तो अपनी उंगलियां चाटते ही रह जाओगी। आप भी खाकर देखो। मुझे इन गरीबों का खाना नहीं खाना और नहीं तुम्हें खाना चाहिए। और तुम प्रीति बेटा, अगर तुम्हारी मम्मा को पता चला तो तुम्हें पता है ना वो तुम्हें कितना डांटेगी। अब चलो तुम दोनों यहाँ से। ओहो, अब तो हमें जाना पड़ेगा। बाय आंटी, बाय सोनम। इसके बाद दोनों बच्चियां शालिनी के साथ अपने अपने घर चली जाती हैं। दरअसल सोनम बहुत ही गरीब घर से थी, लेकिन उसके माता पिता खूब मेहनत करके उसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे, जहाँ उसकी दोस्ती निधि और प्रीति से हो जाती है। वो तीनों बेस्ट फ्रेंड बन जाती हैं। पढ़ाई लिखाई के साथ तीनों का खेलना कूदना भी एक साथ होता था। ऐसे ही समय गुजर जाता है और तीनों ही लड़कियां अपनी 12वीं पूरी कर लेती हैं। सोनम, हम बहुत दिनों से तुमसे एक बात करना चाहते हैं। हाँ तो कहो ना। बात यह है सोनम कि हम दोनों के मम्मी पापा हमें फर्दर स्टडीज के लिए फॉरेन कंट्री भेजना चाहते हैं और इसी बात से हम दोनों बहुत परेशान हैं, क्योंकि हम तुझसे दूर नहीं होना चाहते। काश कि तू भी हमारे साथ आ सकती। तुम तो जानती हो ना, मेरे मम्मी पापा ने कितनी मुश्किल से मुझे प्राइवेट स्कूल से 12वीं कराई है। अब आगे की पढ़ाई कराना उनके लिए मैटर नहीं करता और मेरे मम्मी पापा ने अच्छा घर देखकर मेरी शादी तय कर दी है। 3 दिन बाद मेरी शादी है। क्या? तू इतनी जल्दी शादी कर रही है? अब हम तेरे बिना कैसे रहेंगे यार। हम विदेश जा रहे हैं और यहाँ तेरी शादी हो रही है। आंटी के हाथ के पराठे, हमारा साथ में घूमना, बातें करना, साथ में हंसना रोना, ये सब हमें बहुत याद आएगा। याद तो मुझे भी बहुत आएगा। मैं भी तुम दोनों को बहुत ज्यादा मिस करूंगी। अगर हो सके तो विदेश से लौट कर आओगी तो मिल जरूर लेना मुझसे। अगले दिन प्रीति और निधि फ्लाइट से अब्रॉड चली जाती हैं, तो वहीं सोनम के हाथ अपने सजना के नाम की मेहंदी लग रही थी। शादी के अगले दिन से ही सोनम अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधे पर ले लेती है। सोनम की सास बड़ी ही खड़ूस थी, जो कि गरीबी के कारण कंजूसी का व्यवहार करती थी। एक दिन सोनम जब दिन का खाना बनाने रसोई में जाती है, तो उसकी सास कुंती उससे आकर कहती है, ये तू क्या कर रही है? अब फिर से खाना क्यों बना रही है? रात की सब्जी खत्म हो गई है क्या? माँ जी, 2 कटोरी सब्जी रखी हुई है, लेकिन वो बासी है। आप रात की सब्जी खाओगे क्या? इसीलिए खाना बनाने जा रही थी। कोई जरूरत नहीं है दोबारा खाना बनाने की। इस 1 कटोरी से मैं और तू थोड़ी थोड़ी खा लेंगे और 1 कटोरी तू मेरे बेटे सुधीर के लिए रख दे। माँ जी, लेकिन आज उनकी छुट्टी है और वो कुछ अच्छा खाना चाहते हैं। अच्छा, मेरे उस नालायक बेटे ने अभी महीने की तनख्वाह लाकर मुझे नहीं दी, जो मैं उसे ये सब पकवान खिलाऊं। अब मैंने जो कहा है उतना ही कर। जी माँ जी। अपनी सास के इस तरह के व्यवहार को देखकर सोनम अपने मन में सोचती है, उफ, ये सासू माँ तो कितनी कंजूस है, रात की सब्जी खाने को कह रही हैं। अब किन ख्यालों में खोई है? जा रात की सब्जी गरम कर दे और 4 रोटी लगा ले उसके साथ। कुंती इसी तरह सोनम बहू से बहुत ही कंजूसी और हिसाब से खाना बनवाती, लेकिन कुंती को कुछ भी कहने की हिम्मत न तो सोनम में थी और न ही उसके पति सुधीर में। अगर कभी सोनम से कुछ गलती हो भी जाती तो कुंती उसे दुनिया भर की बातें सुना देती। दिन पर दिन गरीबी के कारण कुंती में बहुत ही कंजूसी आ गई और ऐसे ही एक दिन घर का सारा राशन खत्म हो जाता है और खाने के लिए ना तो अन्न का एक दाना होता है और ना ही पैसे। फिर कुंती सोनम से कहती है, अरे मोरी मैया, खाली पेट तो मेरे पेट में बड़ा ही दर्द हो रहा है।
अरे सोनम बहू, एक काम कर, लाला की दुकान से जाकर कुछ राशन उधार ले आ, नहीं तो भूख के मारे मेरे प्राण निकल जाएंगे। मेरे बेटे का काम भी सही से नहीं चल रहा, जो अब ये दिन देखना पड़ गया। अब जल्दी जा, मेरा मुंह क्या देख रही है। जी माँ जी, मैं अभी जाती हूँ। सोनम लाला की दुकान पर जा ही रही होती है कि तभी उसकी टक्कर गाउन पहनी दो लड़कियों से होती है। उसके हाथ में पकड़े हुए दाल चावल जमीन पर गिर जाते हैं, साथ ही उन लड़कियों के तोहफे भी उन पर गिर जाते हैं। एक तो वैसे ही सामान इतनी मुश्किल से मिला है और अब उसे भी गिरा दिया। अरे सोनम, ये तूने अपना क्या हाल बना लिया है? और क्या तेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है जो तू इतना सा राशन लेकर जा रही है? अब हाँ, दरअसल वो उनका काम आजकल ठीक से नहीं चल रहा है ना, इसीलिए थोड़े पैसों की तंगी हो गई है। लेकिन तुम दोनों इस गांव में कैसे? हम दोनों तुमसे ही मिलने आई हैं यहाँ। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों मुझसे मिलने आई। चलो आओ, मेरे ससुराल आओ मेरे साथ। उसके ससुराल की हालत देखकर निधि और प्रीति सोच में पड़ जाती हैं। अरे ये तो सोनम के घर से भी ज्यादा गरीब है, पता नहीं वो बेचारी कैसे गुजारा कर रही होगी। देखिए माँ जी, कौन आए हैं? ये दोनों मेरी बचपन की सहेलियां हैं। अच्छा, ये तो दिखने में बड़े ही अमीर घर की लगती हैं। जी माँ जी। अच्छा तुम दोनों बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। सोनम उनके लिए चाय बनाती है तो कुंती रसोई में आकर सोनम से कहती है, अरे ये क्या, बड़ी मुश्किल से तो राशन उधार लाए हैं, इस चाय में तू और पानी मिला। वैसे भी तेरी सहेलियां अच्छा खाना ही खाती होंगी, अगर एक दिन थोड़ा मिलावट वाला खा लेंगी तो फिर क्या फर्क पड़ जाएगा। जी माँ जी। और ये बिस्कुट भी कम कर, सिर्फ 4 ही ले जा, 2 तो खा लेंगी दोनों। माँ जी अब आज तो ये कंजूसी छोड़ दीजिए। तभी निधि चुपके से ये सब देख लेती है लेकिन कुछ कहती नहीं। कुछ देर बाद सोनम उनको चाय देती है जिसे पीकर वो कहती है, अरे वाह, तूने तो बड़ी अच्छी चाय बनाई है। अच्छा वैसे कैसे कट रहे हैं तेरे दिन? बहुत अच्छे। अच्छा ससुराल है मेरा, पति और माँ जी मुझे बड़ा प्यार करते हैं। बस कर सोनम, कितना झूठ बोलेगी। अभी अंदर तेरे साथ तेरी सास ने जो हरकत की है वो मैंने अपनी आंखों से देखी है। तेरी सास तुझे कितना प्यार करती है हमें पता चल गया। तूने इस छोटे से घर को भी कितने अच्छे से संभाल रखा है। जो भी है जैसे भी है, अब यही मेरा घर है। अच्छा देखो, मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से आलू के पराठे बनाए हैं। हाँ माँ जैसा तो नहीं बना पाई लेकिन फिर भी कोशिश की है। वो दोनों पराठे खाकर खुश हो जाती हैं। तभी वहाँ कुंती आ जाती है। अरे मोरी मैया, कि आलू के पराठे कब बनाए? आलू कहीं खत्म तो नहीं कर दिए? जरूर ज्यादा आलू भरे होंगे तूने। माँ जी पड़ोसन से आलू उधार लेकर आई हूँ। उस उधार को तेरा बाप चुकाएगा क्या कर? अब बस भी कीजिए माँ जी, इतना कंजूसपना भी अच्छा नहीं होता। मैं मानती हूँ कि गरीबी है लेकिन कम से कम सोनम के साथ ऐसा बर्ताव तो मत कीजिए। और मैं इसे बहुत अच्छे से जानती हूँ, इसने कभी आपको परेशान नहीं किया होगा। खुद को बदलिए, नहीं तो कंजूसी के चक्र में लोग अपनी जान तक दे देते हैं। माफ कर दो बच्चों, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। पति की मौत के बाद गरीबी के जंजाल में ऐसी फंसी कि कंजूसी को ही आदत बना लिया। लेकिन अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। अच्छा अब हम चलते हैं माँ जी। नहीं, रुको बेटी, पहली बार हमारे घर आई हो, अपना सगुन तो लेती जाओ। कुंती बक्से में से 2 साड़ियां निकालकर उन दोनों को देती है। वही निधि और प्रीति 50,000 की रकम सोनम को मदद के तौर पर देती हैं, जिससे उसका पति अपना काम खोलता है, जिससे उसे अच्छे खासे पैसे आने लगते हैं और घर की हालत अब काफी अच्छी हो जाती है। सरला अलीगढ़ शहर में रहती थी। सरला के पति की बर्तनों की फैक्ट्री थी। सरला के दोनों बेटे मानव और मोहित अपने पिता के साथ ही फैक्ट्री संभालते थे। सरला के दोनों बेटों की शादी हो चुकी होती है। सरला की बड़ी बहू रीमा एक अमीर घर से आई हुई थी। रीमा शादी के बाद बहुत सारा दहेज भी साथ लेकर आई थी, इसलिए वो और ज्यादा अपनी अमीरी पर इतराती थी। सरला की छोटी बहू दीपा बहुत ही गरीब घर से आई थी। मोहित की शादी उसके पिता शशि नारायण की मर्जी से हुई थी, क्योंकि शशि नारायण ने अपने मित्र यानी कि दीपा के पिता को मरते वक्त वचन दिया था। दीपा बहुत ही संस्कारी बहू थी, पर वो अपनी सास सरला की जितनी मर्जी सेवा कर ले, सरला फिर भी रीमा के ही गुण गाती रहती थी। दीपा को सरला हर वक्त ताने देती थी।
शशि नारायण सरला के स्वभाव को जानता था। सरला का अमीर और गरीब बहू में फर्क करना लगातार बढ़ रहा था। इसी वजह से रीमा भी दीपा को हर किसी के सामने बेइज्जत करती रहती थी। सरला का जन्मदिन आने वाला था। सरला के जन्मदिन पर रीमा और दीपा दोनों के परिवार वाले आते हैं। रीमा के माता पिता और भाई सरला के लिए ढेर सारे महंगे उपहार लाते हैं। रीमा का भाई सरला को उपहार में महंगा फोन देता है, जिसे देखकर सरला खुशी से फूली नहीं समाती। तभी दीपा की माँ और भाई सरला को बेडशीट, साड़ी और फल व मिठाई उपहार में देते हैं, जिसे लेकर सरला मुंह सिकोड़ने लगती है और एक तरफ रख देती है। दीपा शर्मिंदगी महसूस करती है। तभी शशि नारायण वहाँ आता है। अरे दीपा बहू, अपनी माताजी और भाई को कुछ खिलाओ पिलाओ, दूर से सफर करके आए हैं। सरला के व्यवहार को सभी जानते थे कि वो रीमा के मायके वालों को ज्यादा पूछती थी। एक दिन अचानक शशि नारायण की तबीयत बिगड़ जाती है और हार्ट अटैक से शशि नारायण का देहांत हो जाता है। अब रीमा हर वक्त सरला को दीपा के लिए भड़काने लगी। वो अपने पति मानव से बोली, मानव, पिताजी मरते वक्त ये घर माँ जी के नाम कर गए हैं और फैक्ट्री का आधा आधा हिस्सा आपके और मोहित के नाम। आप मोहित को फैक्ट्री का आधा हिस्सा देकर रफा दफा करो। बाकी घर कैसे अपने कब्जे में लेना है वो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आखिर तुम ऐसा क्या करने वाली हो, कुछ पता तो चले। बस तुम देखते जाओ मेरा खेल। माँ जी, आपको तो पता ही है इस दीपा के मायके वाले कितने भिखारी हैं। कहीं ऐसा ना हो बाबूजी के द्वारा दिया गया फैक्ट्री का हिस्सा अपने मायके वालों पर उड़ा दे। मोहित तो वैसे भी सीधा है, इसकी मीठी मीठी बातों में आकर फैक्ट्री दीपा के मायके वालों के नाम ना कर दे। और माँ जी, आपने तो हमारे साथ ही रहना है। आप तो जानती हो मेरे मायके वाले कितने अमीर हैं। मेरे लिए ये फैक्ट्री और घर कुछ भी नहीं, पर आपकी जान की सुरक्षा के लिए आप एक काम करो, ये घर मेरे नाम कर दो। रीमा धोखे से घर अपने नाम करवा देती है। सरला घर के कागजात पर साइन कर देती है। रीमा के कहने पर मानव मोहित से कहता है, मोहित देख, अब पिताजी भी नहीं रहे तो आगे हम दोनों का भी परिवार बनेगा। फैक्ट्री बेचकर दोनों आधा आधा हिस्सा बाबूजी की जायदाद के हिसाब से रख लेते हैं। तुम अपने लिए कोई घर ढूंढ लो, इस वक्त अलग होना ही सही रहेगा। पर भैया, ये घर तो माँ के नाम है ना? नहीं मोहित, मैंने ये घर रीमा बहू के नाम कर दिया है और मैं इन्हीं के साथ रहूंगी। ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्जी। मैं कल ही दीपा को लेकर अलग रहने चला जाऊंगा। मोहित और दीपा दुखी मन से अलग घर में रहने चले जाते हैं। उन दोनों के जाते ही रीमा अपने रंग दिखाने लगती है। एक दिन वो सरला से कहती, माँ जी, मैं और मानव आज मूवी देखने जा रहे हैं, तो आप खाना बना लेना, हमें आने में थोड़ी देर हो जाएगी। सरला उनके जाने के बाद रसोई में खाना बनाने जाती है। इतने वक्त बाद खाना बनाते हुए उसे दीपा बहू की याद आ जाती है कि दीपा सरला को गर्म गर्म रोटियां सेक कर खिलाती थी। सरला रोने लगती है क्योंकि आज वो अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी। अब तो रीमा घर के काम भी सरला से ही करवाने लगी। एक दिन, माँ जी, मैंने आपसे बोला था कि झाड़ू पोछा सुबह जल्दी उठकर कर लिया करो। आप इतनी देर तक सोती रहती हैं, तो घर के काम निपटाने में तो पूरा दिन लगा दोगी। बहू, वो कल रात में बीपी थोड़ा बढ़ गया था, तो दवाई लेकर सोई थी। तो क्या हुआ? बीपी तो बढ़ा था, कहीं जान तो नहीं गई जो इतना नाटक दिखा रही हो? काम से बचने के लिए इस घर में रहना है तो टाइम पर काम करना होगा। रीमा बहू, तुम तो ऐसे नहीं थी, और ये घर मेरा है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। माँ जी, ये घर अब आपका नहीं मेरा है, आपने मेरे नाम कर दिया था। अब चुपचाप रहना है तो रहो इस घर में, वरना बाहर का रास्ता खुला है। सरला रोती हुई अपने पति को याद करती है। अपनी बहू दीपा पर किए अत्याचारों के लिए वो बहुत पश्चाताप करती है। उसे याद आता है वो किस तरह दीपा को ताने देती थी। वही ताने आज रीमा के मुंह से वो खुद सुन रही है। धीरे धीरे रीमा अब अपने मायके वालों को भी रोजाना अपने घर बुलाने लगी। मानव और रीमा दोनों बस रीमा के परिवार वालों के साथ सारा दिन पार्टियों और बाजारों में घूमने लगे। कभी पिकनिक पर शहर से बाहर चले जाते। सरला बिल्कुल अकेली रह जाती। एक दिन रीमा का भाई घर आता है। मानव से कहता है,
अरे जीजू, ये छोटी मोटी दुकान खोलने में कुछ नहीं कमा पाओगे, कोई नया हाथ मारो। मेरी मानो तो शेयर मार्केट में पैसा लगाओ, बहुत कमाई है। और उसके लिए आपको ये घर गिरवी रखना पड़ेगा। कुछ टाइम किराए के घर में गुजारा कर लेना, फिर कुछ समय बाद जब पैसे आ जाएंगे तो इसे बेचकर एक बड़ी कोठी खरीद लेना। क्यों दीदी, मैं सही बोल रहा हूँ ना? अरे मेरा भाई कभी गलत बोल ही नहीं सकता। सुनो जी, तरुण भैया का ये आइडिया मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है। हम ये घर गिरवी रखकर शेयर खरीद लेते हैं। तुम लोग मेरे होते हुए ये घर गिरवी नहीं रख सकते। ये घर तुम्हारे पिताजी की आखिरी निशानी है। उनकी यादें आज भी इस घर में जिंदा हैं। माँ, रीमा और तरुण अगर बोल रहे हैं तो घर बेचने में नुकसान कैसा? हम पैसे कमाकर एक बड़ी नई कोठी ले लेंगे। वैसे भी ये घर अब पुराना हो चुका है। माँ जी, आपको अगर यहाँ नहीं रहना तो आप यहाँ से जा सकती हैं। सरला परेशान होकर घर से निकल जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करे। वो रास्ते में एक ठोकर खाकर गिरने लगती है, तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। सरला मुंह उठाकर देखती। मोहित, मेरा बच्चा, तू कहाँ था मेरे बेटे? मुझे अपने साथ ले चल। रो मत माँ, चलो घर चलो, घर चलकर सारी बात करते हैं। सरला मोहित के साथ घर पहुंचती है। दीपा उसे देखकर खुशी से फूले नहीं समाती। वो सरला के पैर छूती है और गले लग जाती है। माँ जी, आप इतने दिनों बाद, आज आपको कितने दिनों बाद देख रही हूँ। आपको देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस गई। माँ जी आओ बैठो, मैं आपके लिए गरम गरम चाय बना कर लाती हूँ। मोहित जाओ ना, बाजार से गरम गरम समोसे ले आओ। माँ जी को चाय के साथ समोसे बहुत अच्छे लगते हैं। माँ जी, मैं थोड़ा सा पोहा भी बना लेती हूँ। आपको पोहा बहुत पसंद है ना? बस कर बहू, इतना प्यार मत दे, मैं इस प्यार के काबिल नहीं हूँ। मोहित के बार बार जिद करने पर सरला सारी बात बताती है। मोहित और दीपा भी माँ की सारी बात सुनकर बहुत दुखी होते हैं। मोहित सरला से कहता है, माँ, अब आपको वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप हमारे पास ही रहोगी। हाँ माँ जी, ये ठीक कह रहे हैं, अब से आप हमारे पास ही रहो। मोहित मानव को फोन करके बता देता है कि माँ अब उनके साथ ही रहेंगी। मानव रीमा कुछ नहीं बोलते। रीमा को ये लगता है कि चलो अच्छा है, बला टली। दीपा सरला की बहुत सेवा करती है, उसका बहुत ध्यान रखती है। ये देखकर सरला की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उधर मानव को रीमा का भाई बताता है कि मानव ने घर को गिरवी रखकर जो शेयर खरीदे थे वो सारे शेयर डूब चुके हैं। ये सुनकर मानव सिर पकड़कर बैठ जाता है। रीमा भी ये सुनकर सदमे में आ जाती है। शेयर खरीदने के चक्कर में मानव ने अपना घर और दुकान भी गिरवी रख दिए थे। मानव का सब कुछ तबाह हो गया था। मानव की यह हालत देखकर रीमा के भाई और मायके वालों ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया था। वो भी अब रीमा से बात करने से कतराते थे। रीमा जिस मायके की अमीरी का घमंड करती थी, आज वो चूर चूर हो चुका था। बुरे वक्त में उसके मायके वालों ने भी साथ नहीं दिया। ये देखकर वो बहुत दुखी होती है। रीमा और मानव के घर खाली करने की बात जब मोहित को पता चलती है तो वो मानव से बात करता है। मोहित अपनी माँ से वादा करता है कि वो पिताजी की निशानी को किसी और हाथ में नहीं जाने देगा। मोहित पैसे देकर अपने गिरवी घर को छुड़ा लेता है। रीमा और मानव बहुत शर्मिंदा होते हैं। तभी दीपा और सरला भी वहाँ आ जाते हैं। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, आज अपने और पराये में भेद पता चल गया। मैं मायके की जिस अमीरी का घमंड करती थी, वो घमंड आज चूर चूर हो चुका है। सरला अपने बहू बेटों के साथ पति की तस्वीर के आगे हाथ जोड़ती है। सरला को समझ आ चुका होता है, अमीर बहू गरीब बहू का भेदभाव घर की खुशहाली भंग कर देता है। उस दिन के बाद सरला दोनों बहुओं को प्यार करने लगी और परिवार की खुशहाली फिर से वापस आ गई।